हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बिहार पीसीएस जे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो आपको आगामी परीक्षाओं में मील का पत्थर साबित होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न पत्र कोई भी जो है एग्ज़ाम देने से पहले उसको एक बार देखना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो इसी को ध्यान में रखकर मैं लेकर ये वीडियो आया हूँ, जो है बिहार पीसीएस जे का प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो 2019 का पेपर है, जो 20 में हुआ था। वही प्रश्न पत्र जो लेकर आया हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए किस प्रकार से इसमें पूछा गया है। तो प्रश्न फर्स्ट है, सिर्फ मैं प्रश्न पढ़ूंगा और इसको ध्यान से आप देखिएगा। समय के अभाव के कारण मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ पा रहा हूं, और आगामी जो है वीडियो में इसका आंसर भी लेकर मैं आऊँगा डिटेल में। लेकिन पहले आप प्रश्न पत्र देखिए और इसी आधार पर अपनी तैयारी को करिए। तो प्रश्न इस प्रकार से हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, प्रश्न पहला जो है, विबंधन, एस्टोफेल द्वारा अनुदान, प्रत्यासन का सिद्धांत, संचयन का सिद्धांत, शाश्वतता के विरुद्ध नियम, किस किस धारा में जो है ये अटैच होगा, इसको आपको मिलान करना है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत से संबंधित प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में किस धारा में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, पट्टा और अनुज्ञप्ति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पट्टे का समुदेशन किया जा सकता है, लेकिन अनुज्ञप्ति का समुदेशन नहीं किया जा सकता। दोनों पट्टाधारी अनुज्ञप्तिधारक अपने नाम से अतिक्रमणी के विरुद्ध वाद ला सकते हैं। तीसरा, पट्टा भूमि में हित का अंतरण है, जबकि अनुज्ञप्ति भूमि के हित में सृजित नहीं करती। पट्टे का अवधि के अंत तक विखंडन नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुज्ञप्ति कुछ अपवादों को छोड़कर विखंडित की जा सकती है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं, इसको आपको मिलान देख करके करना है कि 2, 3, 4 सही है, कि केवल 4 सही है, कि 1 और 2 सही है, कि 1, 3, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में होना और पंजीकरण होना निम्नलिखित किस बंधक में आवश्यक नहीं है। भोग बंधक, स्वत्व दस्तावेजों का जमा करके किया गया बंधक, साधारण बंधक, अंग्रेजी बंधक। अब देखिए अगला क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शाश्वत के विरुद्ध नियम का अपवाद नहीं है। एक ऐसा कोष जो आगे आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए रखा गया है। जब कोई संपत्ति किसी लोक हित में अंतरित की गई हो, यह निहित हित पर लागू नहीं होता। एक ऐसे पट्टे की प्रसंविदा जिसमें नवीकरण हो। इसमें कौन सा सही है आपको समझना है। अगर इसका उत्तर जानना है तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। क्रम बंधन एवं व अभिधान का सिद्धांत, जो संपत्ति अंतरण नियम की विधि का एक सिद्धांत है, संबंधित है निक्षेप से, पट्टे से, प्रतिभूतियों से, दान से। जहाँ एक ऐसी संपत्ति का दान किया गया है जो अस्तित्व में नहीं है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सा सी धारा इसको शून्य करती है। धारा 124, धारा 125, धारा 126, धारा 127। अब देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा किसी अचल संपत्ति को अंतरण करने के लिए सक्षमता का प्रावधान करती है। धारा 17, धारा 6, धारा 10, धारा 7। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, साम्य का प्रारंभिक स्रोत है। लिखित कानून, अंतःकरण, प्रथा, न्यायिक निर्णय। देखिए ये जो है प्रश्न पत्र एक बाएं और दाएं जो हैं सीरियल नंबर से नीचे होने के कारण जो है, और अगल बगल जो क्वेश्चन
सिस्टमेटिक ढंग से न होने के कारण मैं दोनों तरफ के प्रश्न को पढ़ दे रहा हूँ, और इसको ध्यान में रखकर आप इसमें घबराइएगा नहीं। अगर मैं फिर जो है बैक अप डाउन होऊंगा तो इसमें समय लगेगा, इसलिए मैं दोनों तरफ के बाएं और दाएं के प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। जैसे S6 है तो इधर 10 भी देखना पड़ रहा है, इधर 7 है, इधर 11 हो जा रहा है, इधर 8 तो इधर 12। इस प्रकार आप प्रश्न मैं सभी पढ़ रहा हूँ दोनों तरफ का मिलाकर। सीरियल से आप मत घबराइएगा। 8वां देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति के संचयन की एक अवधि से अधिक तक रोक लगाई गई है? धारा 17, धारा 14, धारा 20, धारा 25। 12 क्वेश्चन नंबर 12, साम्य के सिद्धांत की सांविधिक मान्यता नहीं पाई जाती। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877 में, माल विक्रय अधिनियम 1930 में, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में। क्वेश्चन नंबर 13, साम्य का क्षेत्राधिकार त्रिक्षेत्रीय, अनन्य, समवर्ती और सहायी यह कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? मेटलैंड द्वारा, स्टोरी द्वारा, ऑस्टिन द्वारा, रास्को पाउंड द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यास का सृजन नहीं कर सकता? एक विधिक व्यक्ति, एक अवयस्क, एक वकील, एक व्यक्ति जो 21 साल का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14, साम्य के अंग्रेजी नियमों को भारतीय विधायिका द्वारा सारभूत रूप में समाविष्ट किया गया है। भारतीय विधायिका द्वारा बिल्कुल समाविष्ट नहीं किया गया है। भारतीय विधायिका द्वारा पूर्ण रूप से समाविष्ट किया गया है। भारतीय विधायिका द्वारा आंशिक रूप से समाविष्ट किया गया है। कौन सा सही है, इसको समझकर आप उत्तर दीजिए। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति का प्रत्युद्धरण किया जा सकेगा। दीवानी प्रक्रिया संहिता की विधि के अनुसार, संविदा अधिनियम की विधि के अनुसार, संपत्ति अंतरण विधि की विधि के अनुसार, माल विक्रय अधिनियम की विधि के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में किस स्थिति में एक न्यास समाप्त होता है? जब न्यास वापिस किए जाने योग्य हो और स्पष्ट शब्दों द्वारा वापिस ले लिया गया हो, जबकि उसका उद्देश्य पूर्ण रूप से पूरा हो चुका हो, जब उसका उद्देश्य अवैध हो जाता है। उपरोक्त सभी कौन सा सही है, इसका कमेंट करके जवाब दीजिए। वह सामान्य सिद्धांत जिस पर शाश्वत व्यादेश अनुदत्त किए जाते हैं समाहित है। धारा 39 में, धारा 36 में, धारा 38 में, धारा 40 में। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा के अंतर्गत न्यास भंग को परिभाषित किया गया है? धारा 2, धारा 3, धारा 6, धारा 10। क्वेश्चन नंबर 20, आज्ञापक व्यादेश द्वारा अनुतोष है। विवेकाधीन, निषेधात्मक, आज्ञापक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिफल के बिना संविदा होगी। शून्यकरण, शून्य, अविधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, जब क्षतिपूर्ति को निर्धारित नहीं किया जा सकता, न्यायालय पक्षकार को दे सकता है। वास्तविक क्षतिपूर्ति, परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति, प्रतीकात्मक क्षतिपूर्ति, नाम मात्र क्षतिपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 22, संविदा के लिए वयस्कता की आयु 18 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25, नॉन एस्ट फैक्ट का अर्थ है अज्ञानता में निष्पादित दस्तावेज, प्रपीड़न में निष्पादित दस्तावेज, अनुचित प्रभाव के अंतर्गत निष्पादित दस्तावेज, भारत के बाहर निष्पादित दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ए अपने खोए हुए कुत्ते को किसी के द्वारा खोजे जाने पर उस व्यक्ति को 1000 देने का प्रस्ताव करता है। यह क्या है? एक विशेष प्रस्ताव, एक सामान्य प्रस्ताव, निश्चित नहीं है, स्वीकृत की एक धनराशि। क्वेश्चन नंबर 26, संविदा का विफलीकरण नहीं किया जा सकता। वाणिज्यिक असंभवता द्वारा, सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाकर, संविदा की विषय वस्तु के विनष्ट होने पर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकार के विकल्प पर नहीं है एक क्या है? शून्य संविदा, अवैध संविदा, शून्यकरण संविदा, अपरिवर्तनीय करार। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रपीड़न,
चिक्कम अमीराजू बनाम चिक्कम सेस्मा। दूसरा, परिनिर्धारित नुकसान डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी लिमिटेड बनाम यू गैरेज एंड मोटर कंपनी लिमिटेड। सी, पालन की असंभवता आलोपी प्रसाद एंड सन्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। लोक नीति हैंडले बनाम बैक्सेन डेल। कौन सा सही है आपको समझना है। वचनात्मक विबंधन पर निम्नलिखित में कौन सा एक केस है। केदारनाथ बनाम गोरी मोहम्मद, दिल्ली क्वाथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान संशोधन 1997 में संशोधित किया गया क्या। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 26 को, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 27 को, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 28 को, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 75 को। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहिता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह प्रतिग्रहिता के ज्ञान में आ जाती है, जब वह प्रस्थापन के ज्ञान में आ जाती है, जब वह प्रतिग्रहिता और प्रस्थापन दोनों के ज्ञान में आ जाती है, जब वह तीसरे पक्षकार के ज्ञान में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, संविदा में दायित्व की प्रकृति में परिवर्तन को कहा जाता है विखंडन, नवीन, पुनर्वयन, परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत क्या है। अवयस्क स्वयं उत्तरदायी है, केवल अवयस्क की संपत्ति उत्तरदायी है, अवयस्क स्वयं तथा उसकी संपत्ति दोनों उत्तरदायी है। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, अपकृत्य में कबूतर का घोंसला सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने। विनफील्ड ने, सामंड ने, ऑस्टिन ने, क्लार्क ने। क्वेश्चन नंबर 34, चलत प्रत्याभूति परिभाषित है भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 146 के अंतर्गत, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत किसमें है। क्वेश्चन नंबर 37, घटना स्वयं बोलती है संबंधित है साक्ष्य के नियम से, अपराध के शस्त्र से, जिस व्यक्ति ने क्षति कारित की है उस व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर के बचाव से, एक खतरनाक हथियार से। पद्म करार क्या है। शून्यकरण, विधि विरुद्ध, शून्य, शून्य विधि विरुद्ध। कठोर दायित्व के नियम को प्रतिपादित किया जस्टिस ब्लैकबर्न ने, लॉर्ड डेवलिन ने, लॉर्ड एटकिन ने, जस्टिस होल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 39, क्यू फासिट पर आलियूम फासिट पर सी का अर्थ है अपेक्षा विधि के अंतर्गत दायित्व, अनधिकृत कार्य के लिए दायित्व, प्रतिनिधि दायित्व, कठोर दायित्व। 42, बिना क्षति के हानि सूत्र का अर्थ विधिक अधिकार के उल्लंघन के बिना क्षति, विधिक अधिकार के उल्लंघन में क्षति, बिना क्षति के विधिक अधिकार का उल्लंघन, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, अपराधों को निजी अपराध और लोक अपराध के रूप में किसने विभाजित किया। फ्रेजर, सर ए पोलक, जस्टिस ब्लैकबर्न, ब्लैकस्टोन। किसने। 43, अपकृत विधि के अंतर्गत कर्तव्य है केवल सामान्य व्यक्तियों के प्रति, समस्त संसार के प्रति, केवल विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, अपकृत्य में निम्नलिखित में कौन सा वैध बचाव नहीं है। वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया, दैवी आपदा, विश मेजर, साइंटी नॉन फिट इंजुरिया, सहमति। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है के सिद्धांत को मान्यता दी गई। ये सभी बनाम वाइट में, राइलैंड्स बनाम फ्लेचर में, पालसे बनाम फ्रीमैन में, लूमसे बनाम, ये थोड़ा कट गया है, स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता का दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 45,
केवल संयुक्त, केवल पृथक, संयुक्त और पृथक दोनों, न तो संयुक्त न ही पृथक। 48 मानहानि के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है यदि मानहानि की सामग्री लिखी हो, एक टेलीविजन में, एक सूचना पट पर, एक पोस्ट कार्ड में, एक पत्र में, लेकिन पत्र डाक में नहीं जाता है और अपनी अभिरक्षा में रखा है। क्वेश्चन नंबर 46 अत्यंतिक दायित्व नियम बताता है। केवल कठोर दायित्व, केवल राज्य का दायित्व, कठोर दायित्व और अपेक्षा कठोरतम दायित्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 उपताप के अपकृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बचाव है? चिरभोग, कानूनी प्राधिकार, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। 47 क्वेश्चन नंबर 47 उपेक्षा के अपकृत्य की कार्रवाई की सफलता के लिए क्या सिद्ध करने की आवश्यकता है? अविरल क्षतिपूर्ति, किसी के द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन, प्रतिवादी के द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती का अर्थ है तुच्छ अंतर को अनदेखा नहीं करना चाहिए, तुच्छ अंतर को अनदेखा करना चाहिए, महत्वपूर्ण अंतर को अनदेखा करना चाहिए, महत्वपूर्ण अंतर को अनदेखा नहीं करना चाहिए। 51 माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2 की उपधारा 6 के तहत भविष्य के समान पद का क्या अर्थ है? अनिश्चित माल, अविनिश्चित माल, डिलीवरी के तहत विशिष्ट माल, माल को अस्तित्व में नहीं है। कैविएट एम्पर पद का अर्थ है, कैविएट एम्पर पद का अर्थ है माल दोष से मुक्त होना चाहिए, माल का स्वामित्व बिक्री के बाद गुजरता है, खरीदार को अवगत कराएं, विक्रेता को खरीदार को सब कुछ बता देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में कौन सा बिंदु विक्रय करने और बेचने के समझौते के बीच अंतर करने में सही नहीं है? एक बिक्री खरीदार के लिए माल में सामान्य संपत्ति के हस्तांतरण को प्रभावित करती है, लेकिन बेचने के लिए समझौते के इस हिस्से को पूरा करने के लिए किसी भी दोष के लिए पार्टी को एक उपाय देता है। विक्रय व्यक्ति में न्याय संगतता बनाना है, परंतु बेचने के लिए एक समझौते में समस्त लोगों के विरुद्ध न्याय संगतता होती है। सी बिक्री में यदि खरीदार माल के लिए भुगतान करने में विफल रहता है तो विक्रेता कीमत के लिए मुकदमा कर सकता है, लेकिन बेचने के लिए समझौते में विक्रेता केवल नुकसान के लिए मुकदमा कर सकता है यदि खरीदार माल स्वीकार करने और भुगतान करने में विफल रहता है। डी बिक्री में यदि माल नष्ट हो जाता है तो नुकसान जब तक अन्यथा सहमति नहीं खरीदार पर गिर जाता है, हालांकि बेचने के लिए समझौते में यदि माल नष्ट हो जाता है तो नुकसान जब तक अन्यथा सहमत नहीं विक्रेता पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है जब विक्रय माल की एक नीलामीकर्ता द्वारा की जाती है और मुद्दा खरीदार को एक अच्छा हक स्वीकृत करता है, उसके पास मालिक की सहमति से माल का कब्जा है, माल के मालिक के रूप में साधारण क्रम में कार्य करते हुए बिक्री उसके द्वारा की जाती है, क्रेता सद्भाव में कार्य करता है, क्रेता को अनुबंध के समय कोई सूचना नहीं है कि क्रेता को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 एक विक्रेता क्रेता को उसके द्वारा मांगे गए सामान की मात्रा से अधिक मात्रा में सामान की पूर्ति कर देता है, इनमें कौन सा गलत है? क्रेता को अधिकार है कि वह संपूर्ण सामान को अस्वीकार कर दे, क्रेता को अधिकार है कि वह समस्त सामान को स्वीकार कर ले, क्रेता को अधिकार है कि वह केवल आदेश किए गए सामान को स्वीकार कर ले और शेष को अस्वीकार कर दे। क्वेश्चन नंबर 57 हालांकि एक चेक कई तरह के विनिमय पत्र से मिलता जुलता है, लेकिन यह दूसरे मामले में एक अलग उपकरण है। इंगित कीजिए कि चेक और विनिमय पत्र के बीच अंतर के बारे में लिखने में कौन सा कथन गलत है? एक चेक को स्वीकृत की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन विनिमय पत्र को इसकी आवश्यकता होती है। एक चेक संचलन के लिए अभिप्रेत नहीं है, लेकिन विनिमय पत्र संचलन के लिए अभिप्रेत है। एक चेक अनुग्रह के
कुछ दिनों का हकदार नहीं, लेकिन ऐसा विनिमय पत्र के मामले में है। डी, एक चेक को अस्वीकृत द्वारा अनादृत किया जाता है, परंतु विनिमय पत्र के मामले में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन सा कथन वचन पत्र के लिए सही नहीं है? एक वचन पत्र लेखन में एक लिखित है, इसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित एक सशर्त वचनबद्ध शामिल है। यह केवल एक निश्चित राशि के भुगतान के लिए होता है। भुगतान एक निश्चित व्यक्ति या लिखत के वाहक को करना है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में कौन सी स्थिति सम्यक अनुक्रम धारक के आवश्यक तत्वों के अनुकूल नहीं है? धारक को लिखत मूल्य के लिए लेना चाहिए। उसे लिखत को इसकी परिपक्वता की तारीख पर सकारात्मक रूप से प्राप्त कर लेना चाहिए। लिखत संपूर्ण एवं अपने आप में नियमित होना चाहिए। उसे लिखत को सद्भावपूर्वक एवं लिखत के बिना किसी दोष की सूचना के प्राप्त करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, इंगित कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन लिखत के समनुदेशन और वार्ता के बारे में सही नहीं है? समनुदेशन में ऋण का भुगतान प्राप्त करने के अधिकार का हस्तांतरण है, लेकिन ऐसा वार्ता के मामले में नहीं है। बी, समुदेशिनी अपने अनुदेशक के हक में किसी भी दोष के लिए उत्तरदायी नहीं है, परंतु परक्राम्य लिखत का सम्यक अनुक्रम धारक पूर्व हस्तांतरणकर्ताओं के हक में दोषों के लिए उत्तरदायित्व है। सी, एक समनुदेशक देनदार को तब तक वैधता नहीं है जब तक कि समनुदेशन का नोटिस उसे नहीं दिया गया है, लेकिन एक परक्राम्य लिखत के हस्तांतरण की कोई जानकारी देनदार को नहीं दी जानी है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित परिस्थितियों में से इंगित कीजिए कि कब एक बैंकर चेक के भुगतान को इनकार करने में न्यायोचित नहीं है। चेक की तारीख प्रस्तुत की गई तारीख के बाद आती है। ग्राहक के खाते में शेष राशि चेक की राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ग्राहक ने भुगतान का प्रतिवाद किया है। ग्राहक दिवालिया हो गया है, परंतु बैंक को इसकी सूचना नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 61, आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत ने कंपनी के कामकाज में महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन कई फैसलों ने इसे कई अपवादों के अधीन कर दिया है। इंगित कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा इस सिद्धांत के अपवाद नहीं है? अनियमितता से प्रभावित पार्टी को इसकी वास्तविक सूचना थी। अनुबंध के आसपास की परिस्थितियां इतनी संदेहास्पद हैं कि इनकी जांच की आवश्यकता है। जहां प्राधिकरण ने संगम अनुच्छेद से परे प्रत्यायोजित शक्ति का दावा किया है, जहां व्यवहार में फर्जीवाड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन एक कंपनी के संगम अनुच्छेद एवं संगम व्यापन के बीच सही संबंध दर्शाते हैं? संगम अनुच्छेद कंपनी के सामान्य प्रशासन के लिए उपनियम होने के नाते संगम व्यापन से बेहतर हैं और किसी भी असंगतता के मामले में वे प्रबल हैं। बी, संगम अनुच्छेद संगम ज्ञापन के अधीन होते हैं और किसी भी असंगतता के मामले में संगम अनुच्छेद को संगम ज्ञापन को वरीयता देना चाहिए। संगम अनुच्छेद एवं संगम ज्ञापन में कोई तुलना नहीं हो सकता, दोनों समान धरातल पर होते हैं। उपरोक्त सभी कथन अप्रासंगिक हैं क्योंकि वे कंपनी की वृद्धि के लिए हानिकारक हैं और संगम अनुच्छेद एवं संगम ज्ञापन में ऐसी कोई असंगतता नहीं होती है। देखिए 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, जब कोई कंपनी किसी अधिकारातीत समव्यवहार में शामिल हो जाती है तो इसके खिलाफ कई
4 उपपद होते हैं। इंगित कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, कोई भी निदेशक कंपनी को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। बी देखिए 63 का बी, कंपनी के प्रतितोष के लिए निदेशक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। सी, दोषी निदेशक तीसरे पक्ष के प्रति उसके नुकसान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। डी, एक अधिकारातीत संविदा विबंधन या अनुसमर्थन के कारण अंतरातीत संविदा नहीं बन सकती। क्वेश्चन नंबर 64, कंपनी अधिनियम 2013 के न्यूनतम या अधिकतम निदेशों की सीमा प्राप्त की है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ए, एक एकल व्यक्ति कंपनी में एक ही निदेशक हो सकता है। एक निजी कंपनी में न्यूनतम 2 निदेशक होने चाहिए। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 3 निदेशक होने चाहिए। निदेशों की अधिकतम संख्या को निजी के साथ साथ सार्वजनिक कंपनियों में 15 पर रखा गया है। सरकार के पूर्व अनुमोदन से कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा इस सीमा से परे निदेशकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, किसी कंपनी में उत्पीड़न और कुप्रबंधन के मामले में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत नेशनल कंपनी विधि अधिकरण में एक आवेदन किया जा सकता है। कंपनी के शेयर पूंजी रखने के मामले में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। 100 सदस्य या इसके सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 सदस्यों में कोई भी कम हो उसके द्वारा आवेदन किया जा सकता है। बी, किसी भी एकल सदस्य द्वारा जो कंपनी की सारे जारी शेयर पूंजी का 1/15 हिस्से में कम नहीं रख सकता, आवेदन किया जा सकता है। किसी भी एकल सदस्य द्वारा जो कंपनी की जारी शेयर पूंजी का 1/10 हिस्से में कम नहीं रखता है, आवेदन किया जा सकता है। डी, कंपनी के जारी अंश पूंजी का कम से कम 1/10 हिस्सा रखने वाले सदस्यों के किसी समूह के द्वारा आवेदन किया जा सकता है। 66, क्वेश्चन नंबर 66, भागीदारी के लिए निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर बताइए। समग्र विश्लेषण में यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक एजेंसी आपसी भागीदार पर आधारित है। 66 का बी, कार्यों की तुलना करने पर हर भागीदार सोता हुआ साथी होता है। भागीदार बनाने वाले सभी व्यक्तियों के मध्य एक समझौता होना चाहिए। समझौते में लाभ के बंटवारे के साथ साथ व्यापार का नुकसान भी आवश्यक रूप से शामिल होना चाहिए। एक निष्क्रिय भागीदार के लिए निम्न कथनों में कौन कथन सही नहीं है। एक निष्क्रिय भागीदार फर्म के व्यापार में इच्छुक नहीं रहता। एक निष्क्रिय भागीदार फर्म की देयता के लिए बाध्य व्यक्तियों को उत्तरदायी नहीं है। एक निष्क्रिय भागीदार को फर्म के लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। एक निष्क्रिय भागीदार न तो कार्यशील होता है और न ही वह व्यक्तियों की जानकारी में होता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों में से यह इंगित कीजिए कि भागीदार के निहित अधिकार के बारे में कौन सा सही नहीं है। फर्म के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए वह फर्म का सामान या चल संपत्ति बेचता है। वह फर्म के ऋणों का भुगतान प्राप्त करता है। वह फर्म से संबंधित हक विलेखों को जमा करके एवं संपूर्ण बंधक बनाता है। वह फर्म की ओर से अचल संपत्ति का अधिग्रहण करता है। 69 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस नाबालिग के लिए सही है जिसे साझेदारी के लाभों में भर्ती कराया गया है। फर्म का एक लेनदार अपने धन के लिए फर्म में नाबालिग के हिस्से के खिलाफ मुकदमा करता है। दूसरा, वह नाबालिग फर्म के खातों की जानकारी पाने के लिए भागीदारों पर मुकदमा करता है। 69 का सी देखिए,
वह नाबालिग फर्म के लाभों के हिस्से के लिए भागीदारों पर मुकदमा करता है। डी, व्यवसाय में कुछ बेईमानी पाए जाने पर वह फर्म को भंग करने के लिए मामला दर्ज करता है। अब देखिए 70। एक साझेदार सहमत समय से पहले ही साझेदारी फर्म को भंग करता है। चयन कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे भागीदार के लिए फर्म के विघटन के लिए एकदम सही आधार नहीं है। कि एक भागीदार एक साथी के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने में अस्थायी रूप से असमर्थ हो गया है, कि वह साथी अपने फर्म में अपने पूरे हित के तीसरे पक्ष के स्थानांतरित कर दिया है, कि फर्म के व्यवसाय को नुकसान के अलावा नहीं चलाया जा सकता है, कि मुकदमा करने वाला भागीदार दूसरे भागीदार की पत्नी के साथ व्यभिचारी संबंध में है जिससे फर्म का व्यवसाय प्रभावित होने की संभावना है। 71। किसी प्रथा के प्रमाण का तरीका किसमें निहित है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 का सब सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 का सब सेक्शन 4, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 का सब सेक्शन 7, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 48 उपरोक्त सभी। एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने जाने पर संभावना का प्रावधान कहाँ किया गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 111A, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113। पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्पायर ऑफ मामला किससे संबंधित है? एस्टोपेल, मृत्युकालिक बयान, पक्षद्रोही साक्षी, साक्षी साक्ष्य। जाहिरा शेख किसमें प्रमुख गवाह थी? जाहिरा शेख किसमें प्रमुख गवाह थी? वेस्ट बेकरी केस 2004, वेस्ट बेकरी रिट्रायल केस 2006, सुखराम की बेमेल संपत्ति का मामला 2005, गुर्जर हत्या का मामला 2003। एस्टोपेल का सिद्धांत क्या है? मूल कानून, इक्विटी का नियम, साक्ष्य का नियम, वादों का कानून। दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तुत व्यापक परिवर्तन किस उद्देश्य के साथ है? सिविल न्यायालयों को अधिक शक्ति देना, सिविल न्यायालयों की शक्ति को कम करना, मुकदमे के निपटारे में देरी में कटौती, प्रावधानों को कठोर बनाना। क्वेश्चन नंबर 77। दमदुपत का नियम किससे संबंधित है? लागतों से संबंधित नियम, ब्याज से संबंधित नियम, रेस जुडिकाटा का नियम, साक्ष्य का नियम। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल अपराधों का वर्गीकरण किसके अधीन किया गया है? सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची, सीआरपीसी की दूसरी अनुसूची, सीआरपीसी की धारा 320, सीआरपीसी की धारा 321। 78। क्वेश्चन नंबर 78। अस्थायी जांच करने के लिए आयोग किसके तहत गठित किया जा सकता है? अस्थायी जांच करने के लिए आयोग किसके द्वारा गठित किया जा सकता है? आर्डर 26 नियम 1 सीपीसी, आर्डर 26 नियम 6 सीपीसी, आर्डर 26 नियम 9 सीपीसी, आर्डर 26 नियम 10 सीपीसी किसमें है? सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक कबूलनामा कौन दर्ज कर सकता है? मेट्रोपोलिटन न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी जिसके पास मजिस्ट्रेट की शक्ति है, या ए या बी? 79। समीक्षा के लिए आधार किसके अधीन प्रदान किया गया है? समीक्षा के लिए आधार किसके अधीन प्रदान किया गया है? ऐसा है कि समय अभाव के कारण अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन को जो है धीरे धीरे मैं मूव कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, और इसके बाद मैं अगला वीडियो जो लेकर आऊँगा वो जो है आप सभी लोगों के लिए व्याख्यात्मक होगा। तब तक आप इसको जो है सिर्फ प्रश्न पत्र को देखिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हमारे
ये जो है प्रश्न पढ़ने पर वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैं अब इसको धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ। आप इसको समझते रहिए कि जो है इसको मैं धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ। आप इसको समझते रहिए। अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको हर प्रश्न का जवाब दूंगा। फिलहाल जो है अगर ज़्यादा प्रश्न पढ़ेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब प्रश्न को पढ़ नहीं रहा हूँ, धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ। आप इसको प्रश्न को पढ़ लीजिए किस तरह से प्रश्न आते हैं। जिस तरह देखिए, अगर इस प्रश्नों में किसी भी में कोई दिक्कत हो तो आप प्रश्न को जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम इस सभी प्रश्नों के उत्तर जल्द से जल्द लेकर आएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे तुरंत जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आए तो फिलहाल मेरा मकसद है प्रश्न पत्र को अपलोड करना, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा के लिए जो है सुविधा हो। हमारा मकसद सिर्फ इतना है। इसको हल करने का अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न पत्र को देखिए कि इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आएंगे जल्द ही। जो है PCSJ का जो है बिहार PCSJ के लिए जो है 155 वैकेंसी आ भी गई है, जिसका प्री का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, 4 जून को होने वाला है। और यह ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आप लोग ऑनलाइन आवेदन करा लीजिए। और जो है 4 जून को इसका एक प्री का एग्ज़ाम भी है। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न पत्र को देखिए कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन उठाए गए हैं, उसी आधार पर आपको तैयारी करना है। और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। किसी भी प्रकार की जो कमजोरी है उसको धीरे धीरे दूर करिए। क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसको आप ध्यान से देखते रहिए। हमारा मकसद सिर्फ जो है आपको प्रश्न पत्र बताना है, जिससे कि आपको यह जानकारी हो सके कि प्रश्न पत्र किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और अगर इस प्रश्न पत्र का हल आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट करके हमसे पूछिए और कहिए, हम इसके लिए हल प्रश्न पत्र भी लाएंगे। और इस प्रश्न पत्र को, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि और लोग भी इससे लाभान्वित हों, उनको भी इससे लाभ पहुँचे, उनको आसानी से इस प्रश्न पत्र तक वो पहुँच जाएँ। इसलिए आप इस प्रश्न पत्र को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तुरंत वह आपके लिए नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुंचे। तो इसलिए सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों, अगर इसमें किसी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके लिए जो है इसका हल प्रश्न पत्र भी लेकर आऊँगा। किसी भी समस्या के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगामी और जो है परीक्षाओं के लिए मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। इस प्रकार